सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में बात करेंगे इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो इस वक्त मामला चल रहे हैं। एटमी हथियारों से लैस जनूबी एशिया में भारत के नए बयानिए से ख़तरा बढ़ा है। ये इंतबाह इस्लामाबाद के एक थिंक टैंक का है जो कि कह रहा है कि भारत का न्यू नॉर्मल फौजी नज़रिया खित्ते के जौहरी तवाज़ुन के लिए ख़तरा बनता जा रहा है और किसी बड़े क्राइसिस का पेश खैमा साबित हो सकता है। सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की जानिब से ये इंतबाह ऑस्ट्रेलियाई स्कॉलर्स और हुकाम के साथ बातचीत के दौरान सामने आया। इस पस मंज़र में बलूचिस्तान के ज़िला कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को हलाक किया और भारी असलहा बरामद किया। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि अफगानिस्तान में अमरीकी असलहा अब पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। उधर दफ्तर खारजा ने भारतीय वज़ीर खारजा के इश्तियाल अंगेज़ बयान की शदीद मजम्मत करते हुए हिंदुत्व नज़रिए की तहकीकात का मुतालबा किया है। लेकिन सवाल यह है कि जारहाना नज़रियात और खित्ते में बढ़ती दहशतगर्दाना सरगर्मियों को आखिर कैसे लगाम डाली जाएगी और अफगानिस्तान के साथ जो मामलात हैं अब उसका क्या हल मुमकिन है। इस पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। इन द मीन टाइम ज़ाहिर शाह शराजी साहब, सीनियर एनालिस्ट, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम करते हैं। मसूद साहब, किस तरह से आप सारी सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि वहाँ से प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स आना अभी तक बंद नहीं हुई। मई के बाद जो हजीमत का सामना भारत को ग्लोबल स्टेज पे उठाना पड़ रहा है, अभी तक वहाँ से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर अभी भी ज़ख्म ताज़ा है और वहाँ से इस तरह के स्टेटमेंट्स आना। लेकिन साथ ही साथ हमें ये चीज़ भी भूलनी नहीं चाहिए कि बारहा ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंडिया कुछ भी एस्केलेशन की जानिब बढ़ सकता है। अभी भी उनके अज़ाइम कुछ ऐसे ही हैं। सो आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं और क्या सूरत हाल आगे बन सकती है? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस तरीके से डेवलपमेंट हमने रिसेंटली देखी है, स्पेशली जो शिकस्त हुई, मार के हक हुआ, बनियान में महसूस हुआ और पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसके बाद फील्ड मार्शल बन गए हैं और इसके बाद आप देखें कि यहाँ पे CDF का अपॉइंटमेंट एक क्रिएट किया गया, एक सिनर्जी की, एक कोऑर्डिनेशन की, तो एक पाकिस्तान, एक बहुत पुराज़म पाकिस्तान दिख रहा है। तो इंडिया में भी थलथली मची है जिस इस तरह से जब एक ही प्लेटफॉर्म में से जब सारे बैठे होंगे, जिसमें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भी होंगे, चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी होंगे, फिर CDF वहाँ पे मौजूद होंगे, तो एक कोऑर्डिनेशन होगी, एक प्लेटफॉर्म बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसमें मुहैया होगा। तो उस सूरत में देखें कि जिस तरीके से अब डेवलपमेंट ऐसे भी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो इनके साथ किया और इसके बाद जो कमेटी जो कांग्रेस के सामने रिपोर्ट पेश हुई है और उसमें सारी जो लास्ट नेल इन द कॉफन था। फिर अब रिसेंटली आप देखें कि सोवियत प्रेसिडेंट, जो रशियन प्रेसिडेंट आए थे, वो विजिट करके गए, तो कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। कोई ऐसी जिस तरीके से एक्सपेक्टेड था कि कोई डील साइन नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। फिर देखें, अब इंडिया के अंदर से लोगों के बड़े सवाल उठा रहे हैं कि आपके साथ हुआ क्या था, पाकिस्तान प्रिवेल कर गया है, तो बहुत सारे थे। तो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये रेट्रिक्स हमने देखा है कि उन्होंने एक्सरसाइजेस भी शुरू की, एक्सरसाइज त्रिशूल भी किया, एक्सरसाइज कोल्ड स्टार्ट के नाम से भी की और अभी उनकी एयरफोर्स भी एक्सरसाइज कर रही है 10-11 दिसंबर को। सो एक किस्म का मैसेजिंग इसमें हो रही है, लेकिन ये है कि उसमें वो बात नहीं है कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई ऐसा मिस एडवेंचर कर सकते हैं, वो नहीं, द ओनली थिंग रेट्रिक है। लेकिन आप देखें, जब हम इंडिया की तरफ देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है? एक हिंदुत्ववाइज इंडिया हमें नजर आता है। फिर हम देखते हैं तो इंडिया हमें लगता है कि एज ए कंट्री विच इज स्पॉन्सरिंग टेररिज्म एज ए स्टेट पॉलिसी। जब हम दोबारा इंडिया की तरफ देखते हैं तो वहां पर लगता है कि इंडिया इज इन्वॉल्व इन ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। इंडिया की तरफ देखते हैं तो हमें पता चलता है ये तो EU ने इनको एक्सपोज किया है, ये स्पिनाच में और इस तरह प्रोपेगेंडे में ये इस तरह इन्वॉल्व है। जब इंडिया को देखते हैं वहां पे मॉब जस्टिस हो रहा है और इसके बाद लिंचिंग है, मुसलमानों के जो मुकद्दस दरसगाहें हैं या मसाजिद है उनको डिमोलिश किया जा रहा है। सो देखें तो ऑल इज नॉट वेल इन इंडिया। तो पाकिस्तान को वो ऐसा रेटरिक के तौर पे हाथ है कि अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए है। लेकिन पाकिस्तान जो है विद रिसेंट डेवलपमेंट्स इन पाकिस्तान मजीद बहुत ज्यादा पुरअज़म है
और जो अभी इन्होंने कहा है, हमारी जो CDF ने भी कहा इस दफा, जो भी हमारा जवाब होगा पंचर हो गया तो इट विल बी हार्डर होगा और इट विल बी पेनफुल टू इंडिया। बिल्कुल ठीक। और जो साथ ही साथ हम देख रहे हैं साइड लाइन पे ये खबर भी आना कि जो अमरीकी स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल बराए तामीर नौ अफगानिस्तान, उनकी जारी करदा एक ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है जो ये तस्दीक करती है कि जो अमेरिका की जानिब से वेपन्स छोड़े गए थे अफगानिस्तान में वो पाकिस्तान के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल हो रहे हैं। अब ये जो रिपोर्ट का आना, इसके बाद आप समझते हैं कि बड़ा वेटेज आ गया पाकिस्तान के इस नैरेटिव में, और अब अमेरिका जो है वो सिर्फ ये रिपोर्ट ही जारी करेगा, ये आगे बढ़ के कुछ इस सिलसिले में कार्रवाई भी करेगा? आगे अभी बढ़ना होगा। और ये रिपोर्ट देखें कि अभी ये रिपोर्ट तो सिगार ने दी, सिगार ने इससे पहले भी पिछले साल भी रिपोर्ट दी थी, इससे पहले फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने इस पे लिखा था और उन्होंने लिखा था कि अफगान तालिबान नाउ हैव बिकम आर्म्स डीलर और दे आर अर्निंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स थ्रू द सेल ऑफ दीज वेपन्स। अफगानिस्तान में तो मार्केट्स बन गई हैं जहां पे उन्होंने आर्म किया है, इक्विप किया है लाइक माइंडेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, वहां पर ओपन मार्केट है, कंदहार में, पंजवाई में मार्केट है, काबुल में मार्केट है। और दैट इज वन थिंग। प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने कहा कि we have left in अफगानिस्तान बिलियंस, टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ वर्थ वेपन्स, और उन्होंने कहा टॉप ऑफ द लाइन वेपन्स, और उन्होंने कहा ये हमें वेपन्स हमने वापस लेने हैं। तो उनकी वहां पे भी एक बात थी। फिर आप देखें कि इसके अलावा वाशिंगटन पोस्ट ने इस पे स्टोरी की, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पे स्टोरी की है, अल जजीरा ने भी डिटेल्स दिए हैं। और अभी देखें कि वो बताते हैं कि 2002 से लेके 2025-21 तक $145 बिलियन किया इन्वेस्टमेंट या और उसको आर्मी को रेज करने में या वेपन्स वहां पर देने में इनकी कंट्रीब्यूशन थी यूनाइटेड स्टेट्स की। जब गए तो $7.2 बिलियन के वेपन छोड़ के गए हैं। आज वही वेपन्स देखें, तमाम जो अटैक्स वगैरह हो रहे हैं उनमें ये इस्तेमाल हो रहे हैं। और स्पेशली देखें जो लेटेस्ट जाफर एक्सप्रेस में भी जो लोग वहां पे हमले हुए थे उसमें भी ये अमेरिकन वेपन्स इस्तेमाल हुए थे। तो अब तो ये कंफर्मेशन आ रही है इसके बाद से, तो मेरा ख्याल में इट्स इंटायरली अप टू द यूनाइटेड स्टेट्स की उस पर क्या करते हैं। लेकिन ये है कि जिस तरीके से डेवलपमेंट अभी वाशिंगटन में जो वाकयात हुए हैं, और इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स में 6 और अफगान पकड़े गए हैं, और दुनिया भर में अभी बहुत सारे 41 कंट्रीज ने स्लीपर सेल्स की बात की, अफगान रिलेटेड स्लीपर सेल्स है। सो रियलाइजेशन तो है। तो मेरा ख्याल में अगर यही देखें, यही वेपन्स फ्लो करके बाहर भी आ रहे हैं ना, बाकी दहशतगर्दों के पास भी जा रहे हैं। इट्स नॉट ओनली फितना और ख्वारिज और फितना और हिंदुस्तान, इस्लामिक स्टेट के पास भी है, अलकायदा के पास भी यही है, ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के पास भी यही है। सो ये वेपन जिस तरह फ्लो कर रहे हैं, थ्रेट है वर्ल्ड पीस को। सो मेरा ख्याल में इससे इंटायरली नो अप टू अमेरिका जो उस पर डिसीजन ले। और मुझे लगता भी है, आप देखेंगे मे बी इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स इस पे प्रेसिडेंट ट्रम्प को ऐसा फैसला करेगा। आइदर वो कह सकता है कि हम 2020 का जो दोहा अकॉर्ड हुआ इससे हम विड्रॉ कर रहे हैं, या प्रेशराइज करने के लिए कहेंगे वेपन्स हमारे वापस, पहले भी उन्होंने कहा था वेपन्स हमारे वापस करें, बट एट द सेम टाइम पैसा भी आ रहा है। बिल्कुल ठीक। शाह साहब, पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली अपना जो केस है वो लड़ भी रहा है, और इस हवाले से हम देख रहे हैं एंगेजमेंट्स भी हो रही हैं। जैसे कि अभी मैंने अपने इंट्रो के आगाज़ में बात की कि CISS यानी सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, इन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया से एक डेलीगेशन था और वहाँ के जो ऑफिशियल्स थे उनको भी बताया कि किस तरह से इंडिया जो है वो रीजन स्टेबिलिटी के लिए ख़तरा है, और साथ ही साथ रीजनल स्टेबिलिटी के साथ साथ ना सिर्फ इंडिया की जानिब से ख़तरात है बल्कि अफ़गानिस्तान में जो छोड़ा हुआ असले है उसके हवाले से भी ऑडिट रिपोर्ट आना अमेरिका की जानिब से। सो आप किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? डिप्लोमेटिकली तो हम अपने ऑप्शंस को अवेल कर रहे हैं, आगे जो अब इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनका किरदार अभी तक सामने क्यों नहीं आ रहा उस तरीके से, या सिर्फ रिपोर्ट्स ही सामने आती रहेंगी और हम कन्विंस करते रहेंगे? देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे ब्रिगेड साहब बता रहे थे, अगर आप इस वक्त रियलिस्टिकली देखें तो ये 20 साल की जो टर्मोइल है, ख़ासतौर पर जो 2001 के बाद ओवरऑल अगर देखें तो अफगानिस्तान एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी इकोसिस्टम के तौर पे बन चुका है। और अगर हम रियलिस्टिकली देखें तो इस वक्त एवोपरेट हो गई है, या कोई कानून, कोई लॉ नहीं है, कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अफगान तालिबान रजीम को इम्पोज किया गया है, वो इस वक्त वॉर लॉर्ड्स को वो जो है ना वो मैनेज कर रहे हैं, बल्कि रूल नहीं कर रहे।
अब अगर आप इस सिगार की रिपोर्ट को देखें, जैसे आपने असले की बात की, 7.2 बिलियन डॉलर्स की बात तो की जाती है, लेकिन 160 से जायद जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर मुख्तलिफ मुल्कों के यहाँ मौजूद है। बेशक ये जाते वक्त उसको डिसमेंटल तो नहीं कर सके, खराब करके जरूर गए, लेकिन इस वक्त देखें इंडिया जो है उसकी एरोनॉटिकल जो इंजीनियरिंग कोर है वो यहाँ पे मौजूद है और वो इनको ओवरहाल और रीस्टार्ट करके उसको एक्टिव करने की कोशिश कर रही है। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा खतरनाक मामला होगा। दूसरा जो असला है वो इस वक्त तकरीबन 4-5 ग्रुप्स, जैसे कि पहले बात हो रही थी, अफगान तालिबान के अलावा बाकायदा इसकी ओपन ट्रेड हो रही है। इस वक्त इसकी आप ट्रेसेस देखेंगे, इसके अंदर हम भी हैं, इसके अंदर नाइट विजन गॉगल्स हैं, इसके अंदर आपके पास जो है वो गैजेट मॉनिटरिंग बाकायदा सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। तो ये बड़ा खतरनाक मामला है और पेनिट्रेशन इसकी अब सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तक पहुंच गई है। ETIM है, IMU है, TIP है, सबके पास ये इस वक्त पाई जाती है। सबसे अहम इस वक्त अगर आप देखें अफगानिस्तान, वो रीजनल ममालिक के लिए तो एक ट्रांस बॉर्डर एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म का एक बहुत बड़ा मरकज बन गया है, लेकिन ये इंटरनेशनली बीइंग एन आइडियोलॉजी उसको वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपने अमेरिका का वाकया देख लिया, इसके बाद अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर जो चीजें हो रही हैं, तो रीजनल सिक्योरिटी थ्रेट जो है ना वो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं है। अब आपने कहा बातों की हद तक, मैं नहीं समझता कि बातों की हद तक ये तमाम चीजें हो गई हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में रशिया, चाइना और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स बड़े सीरियस हैं। उन्होंने CSTO को रीएक्टिवेट कर दिया है। अगर आप देखें इस वक्त जो SCO की आपके ईरान के अंदर जो है वो जंगी मशकें हुई हैं, बेशक वो सिंबॉलिकली अगर आप उसको समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज है वेस्ट और इंटरनेशनल एलाइज को, एक तो ये हुआ। दूसरा देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान इंडिया की SCO मशकों के अंदर इन्वॉल्वमेंट, ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि वी आर गोइंग टूवर्ड्स अ रीजनल सिक्योरिटी सेटअप। और उसके अंदर अगर आप देखें तो CSTO को एक्टिवेट करने के बाद आपने देखा जो अफगानिस्तान के सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, बेलारूस उसके अंदर शामिल है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इवन रशिया, वहां डिप्लॉयमेंट होगी जॉइंट फोर्स की। पाकिस्तान, चाइना, ताजिकिस्तान ने भी बात की है कि हम एक जॉइंट फोर्स यहाँ पे डेवलप करेंगे। आखिरी जो चीज है, इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं है मॉनिटरिंग का, यहाँ पे कोई UN सिस्टम, ह्यूमैनिटेरियन सिस्टम मौजूद नहीं है, वैक्यूम है। तो वैक्यूम के अंदर आपको पता ही नहीं चल रहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव निजाम क्या है, आपका जो पुलिसिंग का निजाम क्या है और लॉ एंड ऑर्डर का निजाम क्या है। सिगार की रिपोर्ट में अगर आप देखें, माइन्यूटली इसको स्टडी करें, 17 के करीब शहर है जो कि अलकायदा के कब्जे में है। इसके अलावा आप देखें ISK वो एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पे यहाँ ऑपरेट करती है। सनाउल्लाह गफारी जो एक अहम कमांडर हैं वो इस वक्त ऑपरेट करते हैं। और एक बड़ी खबर आपको दूं आपके प्रोग्राम में कि हमजा बिन लादेन की जो हालिया वीडियो आई है वो भी अगर उसके बेशक उन्होंने जो है वो मेटा और जियो स्ट्रेटेजिकली उसको डिसमेंटल किया हुआ है, लेकिन वो इशारा दे रही है कि अलकायदा के जो सरबराह के बेटे हैं हमजा बिन लादेन वो भी अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है और ये वीडियो रिकॉर्ड भी वहीं की गई। अगर ऐसा है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अलकायदा की वो टॉप लीडरशिप जिसके खिलाफ वॉर ऑन टेरर हुआ और जिसके खिलाफ तकरीबन 50 से ज्यादा मुल्कों की फौज यहाँ पे लड़ी और फिर वो अफगानिस्तान में तालिबान की शक्ल में नॉन स्टेट एक्टर्स को इम्पोज करके निकल गई, वो थ्रेट वहां मौजूद है। तो अब मेरे ख्याल में कलेक्टिव एक डिसीजन लेना होगा कि पाकिस्तान को जो थ्रेट था वो इस वक्त तमाम दुनिया को है। अब दुनिया ने इसको हैंडल करना है या पाकिस्तान ने करना है, मेरे ख्याल में ये वाज़ेह होता जा रहा है। रीजनल ममालिक मेरे ख्याल में बिल्कुल जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है, रशिया है, पाकिस्तान, चाइना, और बेशक इसमें जो इंडिया का रोल है मेरे ख्याल में वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया इस वक्त इनडायरेक्टली वो सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है स्टेट टेररिज्म को फ्रॉम अफगान सॉइल। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान का कंसर्न नहीं है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी कंसर्न बनता जा रहा है। तो मेरे ख्याल में रियलिस्टिकली देखना होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या करती है, खासतौर पर सिगार की रिपोर्ट के बाद। क्या वो वाकई कोई मैकेनिज्म लाती है, UN मैकेनिज्म लाती है, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म लाती है, या वो किसी ड्रास्टिक एक्शन की तरफ जाती है? ये 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, थैंक यू सो मच जायशा शराजी साहब। और साथ ही साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सियासी एरिना पर इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं उस पर डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। मौसम सर्द हो रहा है और सियासी टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। जाती उमरा में शरीफ खानदान की अहम बैठक हुई जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल, PTI के मुस्तकबिल और पंजाब की इंतजामी हिकमत अमली पर तफसीली मुशावरत की गई। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ ने 2 घंटे से ज़ायद मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आइंदा हिकमत अमली और बानी की जमात में मौजूदा हैसियत का जायज़ा लिया।
डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद माहौल मजीद गर्म हुआ। PTI ने पेशावर में जलसा किया, जहां हुकूमती बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए तसादुम से गुरेज की बात की गई। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि साथ ही साथ सख्तियां बढ़ने की बातें भी की जा रही हैं और मुकदमात और पाबंदियों का सिलसिला तेज़ होगा, ये भी कहा जा रहा है। -1 ना हुआ तो पूरी पार्टी माइनस कर दी जाएगी, इस तरह के बयानात हमारे सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ इन पर अब एक्शन होता इस तरह से दिखाई दे रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI तस्लीम करने से इनकार करते हुए सियासी मंजरनामे में नई बहस छेड़ दी है। अब आगे किस तरह जाएगा, क्या मामलात बनेंगे और जो पॉलिटिकल ट्रेजेक्ट्री है इस वक्त वो किस जानिब जा रही है, इस पर बात करने के लिए नादिया मिर्ज़ा सीनियर एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। थैंक यू सो मच नादिया फॉर बीइंग ऑन द शो। ये कहिएगा कि अब यहाँ से आगे जाने का रास्ता आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों जानिब से हम देख रहे हैं कि हार्शेस्ट पोजीशंस ले ली गई हैं। सो इसके बाद अब आप क्या समझती हैं कि कुछ ये महाजराई बढ़ेगी या फिर वही जो पाबंदियों के मामलात और ये सारी चीज़ें जिसमें हम देख रहे हैं कि एक्शंस कहीं ना कहीं स्टार्ट भी हो गए हैं। मोहसिन नकवी साहब की इंगेजमेंट्स UK में हों, यहाँ पर सर जोड़ दिए गए हैं जाती उमरा में भी। तो आप आगे आने वाले वक्त में क्या देख रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहाँ पर देख रही हैं? अच्छा, आप जो ये कह रही है ना कि दोनों साइड पे जो है वो हार्श एटीट्यूड का बिहेवियर, तो मेरा ख्याल है कि PTI इस तरह डिफेंसिव हुई है। आपने देखा होगा कि जो DGI इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो उनकी मरकजी क़यादत ने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें वो बैक फुट पे और डिफेंसिव नजर आया। उन्होंने हम जवाब दे सकते थे, हम देना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को ये किया कि ये नहीं होना चाहिए था, मुजम्मत की और इससे इक्तफा किया। अच्छा, उसके बाद जो हमने पेशावर में एपिसोड देखी तो वो फिर एक मिला जुला रुझान था जिसको हम कह सकते हैं। बट एज फार एज पार्टी इज कंसर्न, जो आपने बात की ना, देखिए बात ये हो रही है कि आप -1 चले जाए वरना पूरी पार्टी माइनस होगी। पूरी पार्टी तो माइनस है, इंडिपेंडेंट है ये असेंबलीज के अंदर। इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि जी हम आपकी पार्टी को रिकॉग्नाइज नहीं करते। जो बैरिस्टर गौहर साहब है उनको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, आप पार्टी के चेयरमैन नहीं हो सकते। तो पार्टी तो मेरा ख्याल है ऑलरेडी आपने, अगर आप ऑन पेपर्स देखें कम अज कम, तो जो आप कर सकते थे आप ऑन पेपर ही कर सकते हैं ना। तो वो ऑन पेपर तो ऑलरेडी पार्टी माइनस है कि अगर उसकी पार्लियामान में भी कोई हैसियत नहीं है। और पेशावर असेंबली में भी, KP असेंबली में भी हमने देखा था, आपको याद होगा सोहेल आफरीदी के इलेक्शन जो इनका वोटिंग हुई थी उसके इंतखाब से पहले, वहां पे भी सबको आजाद कर दिया था। तो मेरे ख्याल पार्टी तो ऑलरेडी माइनस है। और दूसरी बात यह कि जो पार्टी में इस वक्त लोग हैं भी, वो भी ऐसे हैं कि जो जिनको हम कह ही नहीं सकते कि वो पार्टी चला सकते हैं। देखिए, पार्टी चलाना सिर्फ नारेबाजी नहीं है, पार्टी चलाना एक जलसा कर लेना नहीं है, ये पार्टी चलाना जो है वो MNA MPS की सीट्स बैठ के एंजॉय करना नहीं है। पार्टी चलाना इससे बड़ी सियासत है, और सियासत तब होती है जब आप अपनी सियासत में जगह बनाते हैं, आप अपनी दीगर सियासी जमातों के साथ बात करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस, भले आपके मसाइल हल ना हो, आपकी शिकायतें दूर ना हो, लेकिन आप बहैसियत एक सियासी पार्टी अपने आप को सियासी जमात जब आप कहलवाते हैं तो आपको चाहिए कि आप सबके साथ राब्ते रखें, मुज़ाकरात रखें, आप एक सियासी रोल अदा करें। बाकी रह गई आगे की सख्तियां। देखिए, इमरान खान को इस वक्त पार्टी क्या है, इस वक्त पार्टी को अगर पार्टी स्ट्रक्चर भी आप देख लें, अवाम में पार्टी की हैसियत देखें, एक ही शब्द है PTI, इमरान खान PTI, आप बैन कर दें, क्या हो जाएगा? नादिया, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मुसलसल, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी आप कोई स्टेप या कोई ऐसा बड़ा इकदाम लेने जाते हैं, उसको पहले कैलकुलेट किया जाता है, गेज किया जाता है कि सिचुएशन क्या है और इसके रेपरकशंस क्या हो सकते हैं। कुछ यही हम सूरत हाल जाती उमरा में भी देख रहे हैं कि अगर इस शख्स को निकाला जाए या इस पे बैन लगाया जाए तो उसके रेपरकशंस क्या होंगे। आप ये तो नहीं समझती कि अब किसी को लेबल कर देना, बैन कर देना या जो सख्तियाँ मजीद बढ़ाने पर ये कहीं मिसकेज या मिस कैलकुलेशन तो नहीं होने जा रही? देखिए, मिस कैलकुलेशन होने तो जा रही है, ये तो मैं समझती हूँ, लेकिन दूसरी तरफ भी इस बात को सोचने की और समझने की जरूरत है। ऑफ द रिकॉर्ड मुझसे किसी ने बात की और PTI के बड़े सीनियर तरीन, जो बल्कि मैं अगर इतना भी इशारा आपको दे दूं कि जो अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना अभी रिसेंट, मरकजी क़यादत की DGI इस पे, तो उसमें भी वो मौजूद थे। उनकी बात किसी ने कोट की कि जी उन्होंने इस बात पे बड़ा बुरा भी मनाया, इस बात पे बड़ी तनकीद भी की कि जो उज़्मा खान ने जेल से बाहर निकलकर उन्होंने जो मीडिया टॉक की। देखिए, अब उनके बहुत सारे लोग कहते हैं, इवन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कहते हैं कि जी इमरान खान तो जेल में, हमें क्या
पता है ट्विटर कौन चला रहा है, हमें कौन पता, लेकिन उनकी बहनों को ये सोचने समझने की जरूरत है कि जो पार्टी इस वक्त चला रहे वो भी कोई आसान या आइडियल हालात में नहीं चला रहे। तो उनको सोशल मीडिया पे भी कंट्रोल करना होगा। इमरान खान साहब की बातें बाहर ना इतनी हार्श और इतनी चीजें, वो फ्रस्ट्रेशन में कह रहे होंगे, आइसोलेशन में थे, फ्रस्ट्रेशन में थे, बहुत सारी चीजें। बंदा देखिए, मैं और आप भी बंद कमरे में बैठे होंगे ना, तो हम बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन जब हम बाहर जाएंगे तो फिर हम वो बातें नहीं करेंगे, या हमारे बच्चे या हमारे घर के दीजिए पर बाहर जाके भी बताएंगे कि जी आपके बारे में ये कह रहे थे। तो ये वाली मेरा ख्याल है स्ट्रैटेजी पीटीआई को अपनाने की जरूरत है। आपने बात की जाती उम्रा की, उस नशिस्त की जो कि वहां पर हुई। देखिए, पिछले दिनों आपको याद होगा एक प्रोग्राम में आसमा शिराजी साहिबा ने कहा कि मैं जो नवाज शरीफ साहब हैं वो इमरान खान साहब की रिहाई चाहते हैं, और मैंने कई जगहों से ये बात चेक की तो मुझे कहीं भी जगहों से ये बात की तौसीक या तस्दीक नहीं हो सकती, क्योंकि उनको देखिए पीएमएलएन को पता है कि उनकी सियासत तो खत्म हो चुकी है, हुकूमत कर रहे हैं लेकिन सियासत खत्म हो चुकी है। अगर उन्होंने बयानिया वो बना ही नहीं सके, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि जी हम कोई बयानिया बना लें, उनका कोई बयानिया नहीं बन सका, तो वो क्या चाहेंगे? वो चाहेंगे इमरान खान आए और जो रही सही चीजें हैं वो उसको खत्म शुद्ध कर दे। तो मेरा ख्याल है कि ये मुझे किसी भी जराए से, इवन नून लीग के सीनियर एक आध रहनुमा से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, खासकर अब वाली जो सूरत हाल है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि नून लीग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी एक के बाद एक। मैं तो कहती हूँ कि मीडिया पे अगर किसी ने पीटीआई को जिंदा रखा हुआ है ना, तो वो ये नून लीग ही है। मैं और आप शायद इतना बात भी नहीं करते हो, ढके छुपे बात करते हो। एक जलसा है, मैंने आपने ना दिखाया, ना मीडिया ने दिखाया, ना हमने उसके कई क्लिप्स शो किए, ना हमने उसको कहीं पे डिस्कस किया, लेकिन क्या हुआ? वही पीएमएलएन आके बता रही है कि ये हुआ। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज अब पहले हम देखते थे, नादिया सॉरी टू इंटरप्ट यू, पहले हम देखते थे कि जब ऐसी गर्मा गर्मी होती थी तो कोई एक ऐसी जीरक शख्सियत आती थी जो मीडिएशन के लिए किरदार निभाती थी। अब वाले जो सियासी फोर्सेस हैं या सियासी शख्सियात हैं, वो क्यों कुछ तनाव कम करने में कोई किरदार नहीं अदा कर पा रही? और आप समझती हैं कि आने वाले वक्तों में अगर किसी में ये पोटेंशियल है तो कौन कर सकता है इस वक्त? देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है कि माजी में हमने ये देखा है, और इंटरनेशनल गारंटीज भी बीच में आए। आपको याद है जब एनआर मुशर्रफ साहब के साथ हुआ था तो अमेरिका वाज हियर लाइक बिटवीन। अब मसला क्या है? मसला ये है कि इमरान खान की गारंटी लेने को कोई तैयार नहीं है, ना पाकिस्तान में कोई शख्सियत तैयार है, ना कोई सियासी शख्सियत तैयार है, और ना कोई इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो कोई तैयार नहीं है, क्योंकि वो बड़े अनप्रेडिक्टेबल और जिसको हम कहते हैं ना कि अनगाइडेड मिसाइल है, तो सॉरी वो बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल अनगाइडेड मिसाइल है, जिसकी वजह से उनकी कोई गारंटी नहीं ले रहा कि जी इमरान खान साहब। देखिए, जब डील होती है या बीच में कोई पड़ता है तो कुछ लो एंड कुछ दो होता है ना। सऊदी अरब के साथ जब जेल से निकाल के नवाज शरीफ साहब को लेकर गए थे तो उसने कहा था जी आप 10 साल तक सियासत नहीं करेंगे, आपसे इन राइटिंग दिया था, नवाज शरीफ साहब ने दिया था, आपको याद है 5 साल बाद आए थे तो फिर लहराया गया था कि जी आप 10 साल से पहले नहीं कर सकते, वो तो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस से बीबी आई तो फिर वो आए। तो ये वाली जो गारंटी है वो कोई लेने को तैयार नहीं है कि जी हम इमरान खान से कोई बात हो ही नहीं सकती, कोई लिखत पढ़त भी नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारी चीजों पे ये देखा गया है कि इमरान खान साहब जो खुद कहते थे ना कि यूटर्न तो बुरे नहीं होते, तो वो यूटर्न लेने के माहिर है। आप भी जानती हैं, हमने बड़ा थ्रू आउट अगर उनके करियर को आप देखें, और इवन जब वो हुकूमत में भी थे कि वो उनसे बात करी जाती थी तो फिर वो उस पर कायम नहीं रहते थे, और ये एक बहुत बड़ी वजह बनी थी कि जो इमरान खान साहब के एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामलात खराब हुए थे उस्मान बुज़दार को लेके, क्योंकि लाहौर में उन्होंने हामी भर ली और इस्लामाबाद आके फिर वो उन्होंने यू टर्न लिया और वो मुकर गए। तो मेरा ख्याल है कि कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं है और अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत है इमरान खान साहब, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई पड़ेगा भी नहीं। सो आने वाले दिनों में मुश्किलात ही मुश्किलात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अपेरेंटली तो मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, बज़ाहिर तो हम बिल्कुल यही देख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। राइट, थैंक यू सो मच नादिया मिर्जा फॉर योर एनालिसिस। एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अनदर स्टोरी उस पर डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे आईएमएफ ट्रांच के हवाले से। आईएमएफ बोर्ड की मीटिंग में पाकिस्तान के लिए $1 बिलियन की तोसी फंड सहूलत और कुदरती आफात से निपटने की सलाहियत बढ़ाने के लिए इजाफी $20 करोड़ पर गौर किया जाएगा। इजलास से कबल पाकिस्तान को $1 बिलियन
$20 करोड़ मिलने की राह हमवार हो गई है, क्योंकि शराइत के मुताबिक पाकिस्तान ने करप्शन और गवर्नेंस से मुतालिक IMF की रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया था, जिसके बाद मुआहदे की पेशरफ्त तेज़ हुई। वज़ीर ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा अक्टूबर में मुज़ाकरात के बाद तय पाया था। IMF ने आइंदा माली साल के बजट से कबल अहम इक़दामात खुसूसन टैक्स निज़ाम को आसान और मुअस्सर बनाने का मुतालबा भी किया है। अब क्या सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस प्रोग्राम की तमाम शराइत पूरी कर चुका है और मतूबा हासिल कर लेगा कामयाबी से और आसानी से? इस पर बात करने के लिए डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, इकोनॉमी एक्सपर्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले तो ये जो $1.2 बिलियन की जो ट्रांच आ रही है, इसकी अप्रूवल में आप अब तो कुछ रुकावटें नहीं देख रहे, और ख़ास तौर पे जो हमने अभी IMF की कहने पर ही जो करप्शन और गवर्नेंस की रिपोर्ट पब्लिश की है, सिर्फ एक यही शर्त रह चुकी थी? देखिए, 2 प्रोग्राम्स हैं, आपने भी शायद उसका जिक्र किया। एक EFF कहलाता है जो 1 बिलियन का है, और एक RSF कहलाता है जो 200 मिलियन का है। तो दोनों को जमा कर लें तो $1.2 बिलियन की ये जो ट्रांच है, मेरे ख्याल में कोई रुकावट बची नहीं है इसकी रास्ते में, ये पाकिस्तान को डिस्पर्स हो जाएगा। लेकिन इसमें अच्छी खबर भी है और एक बुरी खबर भी। अच्छी खबर ये है कि हमारे रिजर्व जो हैं वो $1.2 बिलियन से बढ़ जाएंगे। IMF लगता है कि हमारे जो इस्लाहाती प्रोग्राम हैं या एजेंडा है उससे सेटिस्फाइड है। लगता है कि बैनुल-अक़वामी हमायत जो है वो पाकिस्तान को मौजूद है। लगता है कि उस हमायत में तसलसल भी एक वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है। ये तो अच्छी खबर है। बुरी खबर ये है कि पिछले 75 सालों से हम IMF के मेंबर हैं, कोई 25 प्रोग्राम हम कर चुके हैं, और सबक हमने 0/0 सीखा। देखिए, IMF का जो अपना चार्टर है, जो आर्टिकल 1 कहलाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, उसमें IMF की जिम्मेदारी नहीं है कि उसने किसी मेंबर मुल्क की मईशत को दुरुस्त करना है। उसमें एक्सचेंज स्टेबिलिटी का बार बार जिक्र आता है। अगर पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त होना होती IMF के प्रोग्राम के नतीजे में, तो 25 प्रोग्राम तो हम ले चुके हैं। तो ये सोचना कि बहुत अच्छा हो गया, IMF की शराइत पूरी हो गई, अब शहद और दूध की नहरें बहने लगेंगी, 75 साल से तो हम सबक सीख नहीं सके। $30 अरब हमने टोटल में लिया उन 25 प्रोग्राम में। 4 या 5 अरब डॉलर का उस पर सूद जमा करके हमने कोई 34-35 अरब डॉलर IMF को वापस किया, और सबक सीखा 0/0। बिल्कुल, इस टॉक्सिक हैविशियस साइकिल से निकलना होगा। लेकिन अभी जो ये ट्रांच आ रही है, अगर ये अप्रूव हो जाती है तो इसके एक तो इन्फ्लेशन पे, जैसे कि आपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की तो बात की है, लेकिन इन्फ्लेशन पे और एक आम शहरी के कब तक इसका बेनिफिट महसूस कर सकेगा, कोई उसको फ़ायदा भी हासिल होगा या नहीं? देखिए, आम शहरी 1.2 बिलियन, $350 बिलियन की हमारी मईशत है, कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं। मुमकिन है एक इशारा जो है, जो आलमी सरमायाकार कम्युनिटी है उसकी तरफ जाए कि जी अभी तसलसल चल रहा है, IMF के प्रोग्राम में पाकिस्तान अभी भी शामिल है, उसका हिस्सा है। आम पाकिस्तानी, ये 24 या 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं, वो जिसको हम कहते हैं वो इंटरनल सेक्टर में रहते हैं। ये हम बातें कर रहे थे एक्सटर्नल सेक्टर की। देखिए, इंटरनल सेक्टर में प्रॉब्लम ये हुआ है कि पिछले 2.5-3 सालों में जो महंगाई की शरह है, मजबूरी शरह जो है, वो कोई 80-85% पे चली, और आम पाकिस्तानी की अगर वो खुशकिस्मत है तो शायद 8-10% तनख्वाह बढ़ गई हो, वरना तनख्वाह बढ़ी नहीं। अब मामला ये है, कुव्वत खरीद खत्म हो गई। अब बेशक जो महंगाई की शरह है वो नीचे भी आ जाए, अगर आपकी और मेरी जेब में पैसा ही नहीं है तो फिर उसका क्या? अब बिजली का बिल देने के बाद, गैस का बिल देने के बाद, बच्चों की फीस देने के बाद जेब खाली हो जाती है। तो असल मसला इंटरनल सेक्टर में है, और असल मसला 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों की कुव्वत खरीद का है। सर, आखिरी क्वेश्चन के जो करप्शन और गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट आई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी सिग्निफिकेंट थी, और बड़ा इंसिस्ट करने पर इनको ये पब्लिश करनी पड़ी थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। सो ये कहिएगा कि अब हमारे पास अभी भी हम समझते हैं कि हम अभी भी इस पर कोई इक़दामात किए बगैर IMF के अगले प्रोग्राम का सोच रहे हो और इसी तरीके से अपने फंड्स जो है रिलीज़ करवा लें, या फिर ये जो इस्लाहात करने के लिए IMF ने कहा है कि अगले 3 सालों में आपको ये इस्लाहात करनी पड़ेंगी, उसके बगैर हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं रहा
इस्लामाबाद के पास? देखिए, अभी तक जो मैंने देखा है वो ये है कि रिपोर्ट ये कहती है कि आपकी पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन सिस्टमिक है उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो सियासी है। हम जो जवाब दे रहे हैं वो टेक्नोक्रेटिक जवाब दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमने रिपोर्ट्स मंगवा ली हैं 100 डिपार्टमेंट से और कोई 4 दर्जन वजारतों से, और हम फाइल का जो पेट है वो भर रहे हैं। तो मसला सियासी है और उसका सोल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं टेक्नोक्रेटिक स्टेप्स के अंदर। तो सियासी मसले का हल जो है वो सियासत में होता है, वो टेक्नोक्रेसी में नहीं। बिल्कुल, इसका मतलब हमें आए बाएं शाएं करने की बजाय जो रूट कॉज है उसको देखना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा, तभी हम रिफॉर्म्स की जाने बढ़ सकेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे थाईलैंड और कंबोडिया की, जिसके दरमियान वो जंग दोबारा भड़क उठी है जिसे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी ने रोक दिया था। थाई फौज के मुताबिक कंबोडियन फायरिंग से झड़पों का आगाज हुआ, जिसमें एक थाई एहलकार हलाक और 4 जख्मी हुए। ये झड़पें नाज़रीन मशरकी सूबे के मुतनाज़िर सरहदी इलाकों में उस वक्त भड़कीं जब थाई दस्ते फायरिंग का निशाना बने। थाईलैंड का कहना है कि इसने कई मकामात पर कंबोडियन फौजी अहदाफ पर फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए हैं, जबकि कंबोडिया की वजारत दिफा ने इल्ज़ाम लगाया कि थाई फौज ने 2 मकामात पर हमले किए, लेकिन कंबोडियन अफवाज ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। थाई फौज के मुताबिक कंबोडियन फोर्सेस ने थाई शहरी इलाकों की जानिब रॉकेट भी फायर किए, लेकिन किसी जानी नुकसान की इतला नहीं। दोनों ममालिक एक दूसरे पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिससे सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो रही है। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवार इब्राहिम ने दोनों फरीकों को तहम्मुल की तलकीन की है ताकि सीज़ फायर बहाल करने की कोशिशें ज़ाया ना हों। इस कशीदगी से मशरकी एशिया के अमन और सिफारती तवाज़ुन पर ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या सदर ट्रंप भी मुदाखलत करके जंग रुकवाएंगे या फिर जंग का दोबारा शोला भड़कने से खित्ता तबाहकुन कशीदगी का शिकार होगा। इस खबर के हवाले से कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।